राजस्थान में उपचुनावों की जद्दोजहद और कवायद के बीच नेताओं में छटपटाहट भी दिखाई दे रही है। छटपटाहट किस बात की है? छटपटाहट इस बात की है कि हर एक दल, हर एक नेता की जो जमी जमाई इक्वेशन अपनी अपनी सीटों और यूं कहें कि अपने अपने गढ़ में थी, वो इक्वेशन थोड़ी इस उपचुनाव में बदलती दिख रही है। आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वीडियो में किन सवालों पर आज चर्चा होगी, किन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, हनुमान बेनीवाल को वसुंधरा राजे की याद क्यों आई है? उपचुनाव की कैंपेनिंग के दौरान जहां एक तरफ दिव्या मदेरना बनाम हनुमान बेनीवाल की जंग हमने बीते दिनों देखी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे की याद हनुमान बेनीवाल को आ गई है? इसके अलावा दूसरा सवाल, कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट इस आरोप के सहारे राजकुमार रौत के क्या हैं इरादे? बीएपी भी सलूम्बर और 84 सीट को लेकर जो इक्वेशन अभी तक अपनी समझती चली आ रही थी और जो इक्वेशन बनाकर चल रही थी, उस इक्वेशन में क्या किसी तरह से कोई लूप होल नजर आ रहा है या फिर ये इक्वेशन किसी तरह से बदल रही है और अब राजकुमार रौत इसकी तोड़ किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल है कि उनके इरादे क्या हैं। खैर, तीसरा सवाल, कांग्रेस के बाद बीजेपी में भी क्या आयाराम गयाराम वाली स्थिति शुरू हो गई है? बीते दिनों कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब बीजेपी में ऐसा क्या हुआ जो कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी उपचुनाव से पहले भगदड़ जो है नेताओं की, वो शुरू हो गई है। चौथा और अहम सवाल, उपचुनाव में प्रतिशोध फैक्टर भी क्या हावी हो चुका है? इस सवाल को भी टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। अब देखिए, उपचुनाव को लेकर हर एक नेता, हर एक पार्टी अपने अपने चुनावी कैंपेन में व्यस्त है। लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और अपने सियासी चुनावी गणित बैठाने की हर भरसक कोशिश वो है करते नजर आ रहे हैं। इस बीच आप देखिए, बीजेपी जिस तरीके से चुनावी कैंपेन कर रही है, उसको देखकर भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी भले इन उपचुनावों में 7 सीटों पर कोई बड़ा, एक तरीके से कहें तो बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि इन 7 विधानसभा सीटों में से एक ही सीट सलूम्बर ऐसी थी जहां पर बीजेपी स्थापित थी। सलूम्बर की सीट पर बीजेपी का विधायक था जिनका निधन हुआ, अमृतलाल मीणा, और उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई, तो यहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके आप मानकर चलिए कि 6 सीटें, जिनमें से एक आरएलपी, एक बीएपी और बाकी जो 4 सीटें थी वो कांग्रेस के खाते की रही, तब भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और इससे केवल कांग्रेस परेशान नहीं है, इससे आरएलपी और खास करके हनुमान बेनीवाल काफी ज्यादा छटपटाए से नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने बड़ी भावुक अपील की अपने परिवार को लेकर, चुनावी कैंपेन में तो उतरे हैं, उनका बेटा भी चुनावी कैंपेन करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक भावुक अपील भी की थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, इस बार नहीं जीत पाए तो 20 साल की मेहनत पर मिट्टी पड़ जाएगी। ये भावुक अपील करते नजर आ रहे थे कि किसी तरह से इस बार का चुनाव जो है वो जिता दीजिए। अब वसुंधरा राजे को लेकर एक कमेंट किया हनुमान बेनीवाल ने। उन्होंने कहा कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची पड़ रही थी, अगर कोई होशियार नेता होता तो अपने उस पर्ची को पढ़ने के बाद अपना नाम अनाउंस कर देता और उस पर्ची को खा जाते। यानी वसुंधरा राजे के लिए कह रहे हैं कि आप अपना नाम लेकर ही उस पर्ची को खा जाती। हालांकि ये प्रियदर्शन की कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है जिस तरह का बयान हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं। बीजेपी या यूं कहें कि तमाम राजनीतिक दलों को अपनी अपनी गंभीरता, अपने अपने बयानों की गंभीरता को बनाए रखना चाहिए, लेकिन अपने सियासी और इस चुनावी कैंपेन में वसुंधरा राजे के लिए ये बयान, ये हल्का बयान जो हनुमान बेनीवाल दे गए, इसका आखिर अर्थ क्या है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल, जो इस बार बीजेपी से काफी ज्यादा
एक तरीके से कहें तो बौखलाए से नजर आ रहे हैं या बीजेपी से थोड़े सहमे नजर आ रहे हैं कि इस बार कहीं खींवसर की जो ये सीट है बीजेपी इस पर अपना कब्जा ना जमा ले। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में थोड़े डरे सहमे हैं, क्योंकि जीत का जो मार्जिन है लगातार बीते 2 चुनावों में इतना गिरा कि हनुमान बेनीवाल इस बार अपना कॉन्फिडेंस उसे रिवाइव नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से, क्या उसी जिस तरह का सियासी वजूद इस सीट पर रहा करता था, क्या उसी सियासी वजूद के साथ इस सीट को फिर से वापस हासिल कर पाएंगे। और शायद यही वजह है कि वसुंधरा राजे को टारगेट करके या इस तरह का हल्का बयान दे करके बीजेपी के भीतर जो उपेक्षित नेता हैं या उपेक्षित नेताओं के समर्थक हैं उनके बीच फिर से उस आपसी कलह को हवा दी जा सके, जिससे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में थोड़ी हलचल हो, थोड़ा फिर से मनमुटाव हो। पार्टी जो भी एक लाइन में चुनावी कैंपेन में, उपचुनाव के चुनावी कैंपेन में भी दिखाई दे रही है, वो कहीं उस लाइन से भटके तो फिर खींवसर की सीट पर थोड़ा सहारा बीजेपी की अंदर की कलह की वजह से ही उनको मिल जाए। क्या हनुमान बेनीवाल के इस हल्के बयान का यही सियासी अर्थ निकाला जाए? क्योंकि इस वक्त या इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल को कोई ऐसा तरीका या मजबूत आधार खींवसर सीट के लिए मिलता नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, भावुक एक यूं कहे कि इमोशनल कार्ड वो खेलते नजर आए खींवसर में या नागौर में, जिस तरह की उनकी राजनीतिक विरासत रही है उसको भी वो लगातार बताते चले आए। साथ ही जिस तरीके से दिव्या मदेरणा ने उन पर अटैक किया, वापस से उन्होंने पलटवार करते हुए अपने सियासी वजूद या जिस तरीके के, जिस मिजाज के वो नेता हैं, उस अंदाज को भी बरकरार रखने की कोशिश की। लेकिन अब वसुंधरा राजे पर इस तरह का बयान कई सवाल खड़े करता है। खैर, उधर राजकुमार रौत भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस इस बार गठबंधन में आरएलपी और बीएपी के साथ नहीं है। सलुम्बर और 84 विधानसभा सीट पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बीएपी भी हो गई है। अब राजकुमार रौत देखिए फिर से ये बात कह रहे हैं कि जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के 84 में, उन्होंने ये गठबंधन नहीं होने दिया। यानी कि उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का ये चाहता था कि ये गठबंधन हो, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अपना अड़ंगा अड़ाया और ये स्थानीय नेता कांग्रेस के बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी वो कसक भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रौत के भीतर भी है कि इस बार चुनावी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हुआ तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। यानी इक्वेशन अब उतनी मजबूत दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इस बात की कंफ्यूजन में हर एक पार्टी, हर एक नेता नजर आ रहा है। अब बीजेपी के एजेंट तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को बता रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी, अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो 7 सीटें जीत रहे हैं। आज जब वो राजस्थान के दौरे पर थे तो उन्होंने बयान दिया, लेकिन साथ में कह दिया कि इन 7 सीटों में से 2 सीटें जो जहां पर बीएपी है वो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए, लेकिन फिर भी वो कहते नजर आए कि 7 सीटों पर हम इस बार बीजेपी जीत दर्ज करने वाली है। हालांकि देखिए, कुल मिलाकर सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बातों बातों में बीएपी को एक चैलेंज बीजेपी ने जरूर बता दिया। यानी कांग्रेस से कोई टक्कर बीजेपी इस बार मान नहीं रही है। बीएपी को एक कंटेंडर के तौर पर या एक तरीके से कहें तो प्रतिद्वंदी के तौर पर जरूर बीजेपी देख रही है। वहीं दूसरी तरफ आइए तो बीएपी कांग्रेस की वजह से थोड़ी परेशान नजर आ रही। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार गठबंधन ना हो पाने की वजह से राजकुमार रौत का वो दर्द जो है रह रहकर छलकता दिखाई दे रहा है कि आखिर ये बीजेपी के एजेंट जो कांग्रेस में स्थानीय नेता बनकर 84 में काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये पूरा कड़ी जो है इस बार उपचुनाव की इन सीटों पर खराब हुई है। कांग्रेस को भी थोड़ी सी मुश्किल बीजेपी से थी। यानी कि कुल मिलाकर एक उपचुनाव का ये सर्किल बन गया कि जहां पर बाइपोलर चुनाव हुआ करते थे, अब त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो रहा है और एक दूसरे से खतरा नजर आ रहा है। कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी ने तोड़फोड़ की, नागौर के तमाम कांग्रेस के नेता, सवाई माधोपुर के तमाम जो नेता थे उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। आज बीजेपी में भी थोड़ी सी हलचल जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी
के जो नेता हैं नागौर से, पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास, जो कि जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, उसके बाद जिला परिषद के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि नागौर की सियासत में जिस तरीके से पैराशूट नेता को बीजेपी लेकर आई है, कांग्रेस से उठाकर के ज्योति मिर्धा पर वो निशाना साध रहे थे। उन्होंने ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई देखिए, नागौर बीजेपी का अस्तित्व पूरी तरह से बदल गया है। अब सीएम भी दौरे पर आते हैं तो उनके साथ में उन कार्यकर्ता नेताओं को बिठाया जाता है जो कि पार्टी कांग्रेस से लेकर बीजेपी में आई है, और बीजेपी का जो स्थानीय दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है वो इससे बहुत ज्यादा आहत है। तो इस तरह के देखिए आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जिला परिषद सदस्य के से पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उनके ये भी कहा जा रहा है कि प्रधान बनाने को लेकर, ना बनाने को लेकर भी उनमें नाराजगी है। 14 से 15 सदस्यों का उनके पास समर्थन था, बावजूद इसके उनको प्रधान जो है वो नहीं बनाया गया। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी संजीव डांगावास में नज़र आई है। अब देखिए, उनके अपनी एक राजनीतिक विरासत है। उनके पिता नागौर से सांसद रह चुके हैं, राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट या पड़ेगा उपचुनाव से पहले, खास करके वहां पर जहां पर बीजेपी हनुमान बेनीवाल को बड़ा टक्कर देती नजर आ रही है। थोड़े घबराहट में हनुमान बेनीवाल भी घूमते नजर आ रहे हैं। इस खबर से क्या हनुमान बेनीवाल को थोड़ी राहत मिलेगी? और सवाल यह भी है कि बीजेपी में क्या अभी और भी इस तरह के नेता हैं जो पैराशूट नेताओं की वजह से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या फिर आहत महसूस कर रहे हैं? क्या उनका अब पार्टी से इस्तीफे देने का सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा क्या? ये कई सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।